चलिए, तो इकोनॉमिक्स का हम ये पार्ट रह गया था, न्यूज इन शॉर्ट्स, ये कंप्लीट करते हैं अभी। देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट, जो भी नॉलेज बेस पे है ना, मॉस्पी जो है आपका यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, उन्होंने एक सेशन ऑर्गेनाइज किया और वहां पे बात की कि ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट मैनेजमेंट मेजरमेंट जो है कैसे होगा, GDKP। ओके, ये किसके द्वारा जो है पहले डिस्कस किया गया था, ये नीति आयोग के द्वारा 2021 में ये डिस्कस किया गया था। इसमें बेसिकली नॉलेज ड्रिवन सेक्टर्स जितने होते हैं, जैसे एजुकेशन, जैसे ये देखिए अभी जब हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये भी एक नॉलेज ड्रिवन सेक्टर में आ जाएगा। इनोवेशन, कुछ इनोवेशन की हम बात कर रहे हैं, जैसे स्टार्टअप में जो ये सब चीजों में, इंटेलेक्चुअल एसेट, जो कि इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब में क्या है, हेल्प करता है। ठीक है, तो ये सब जो चीजें हैं यहाँ पर ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट के अंदर में आएगा। आई बात समझ में? ये एक बेसिकली क्या है, विल फॉर्म अ टेक्निकल कमिटी टू इवेलुएट द प्रपोजल एंड प्रोवाइड गाइडेंस ऑन मेजरिंग द इकोनॉमी। अब यहाँ पर आपका जो टेक्निकल कमिटी यहाँ पे रहेगी, वो इवेलुएट करेगी कि ठीक है, ये इनके कुछ पैरामीटर्स रहेंगे, उस पैरामीटर्स के बेसिस पे ये करेगी, बाद आपको गाइडेंस देगी कि भाई किस तरीके से जो है नॉलेज इकोनॉमी को चलना चाहिए फॉर बेटर इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, इसके बाद अगर नीड क्यों पड़ गई इसकी, कि भाई ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट जो है आपकी, इसकी जरूरत क्यों पड़ गई, क्योंकि ये जो है आपका इनहेंस करेगा इकोनॉमिक मैट्रिक्स को। कैसे? बेटर मेजर नॉलेज सेक्टर्स, तो इससे क्या होगा, नॉलेज सेक्टर्स में और बेटरमेंट आएगा, इनोवेशन आएगा, और अच्छी चीजें आएंगे। है ना? किस तरीके से आप देख रहे हैं, हम पेंसिल कॉपी से लेके हम किस तरीके से आगे बढ़ते चले गए, और आज हम इस तरीके से भी पढ़ पा रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है, इनोवेशन, इंटेलेक्चुअल एसेट ड्राइविंग इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ, सप्लीमेंट द GDP मेजर, वुड सप्लीमेंट द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मेजर, ये भी सप्लीमेंट करेगा कि देखिए यहां से भी अब चीजें आ रही है। बहुत बार क्या होती है, बहुत सारी चीजें GDP के अंदर प्रॉपरली इंक्लूड ही नहीं हो पाती, तो यहाँ पे ये भी रहेगा कि जब स्पेसिफिक ये सब चीजों पे ध्यान देंगे, तो वो भी एक GDP का एक्चुअल लेवल लेके आएगा। ओके, गाइडिंग पॉलिसी इनोवेशन फॉर की सेक्टर्स, जैसे कि आपका हो गया पॉलिसी फॉर एजुकेशन, रिसर्च, टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये सब कुछ जो है यहाँ पे इसके अंदर आएगा। ठीक है, चलिए, चैलेंज क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन में अगर देखें तो ये कॉन्सेप्चुअल, एब्सेंस ऑफ यूनिवर्सल एक्सेप्टेड मेथोडोलॉजी, ऐसा कोई है नहीं कि इस वे से हम अगर करें तो ये इस कैटेगरी में जो है आपका GDKP आएगा। ओके, इसके बाद जो है आपके चैलेंजेस, इंटीग्रेटिंग ट्रेडिशनल, इंडिजिनस एंड इनफॉर्मल नॉलेज सिस्टम, अलग अलग नॉलेज सिस्टम्स है, अलग अलग तरीके से, है ना, वैदिक नॉलेज सिस्टम को जानते हैं हम, बहुत अलग अलग तरीके के नॉलेज सिस्टम को जानते हैं, उसको कैसे इंटीग्रेट करके यहाँ पे लाना। फिर डेटा कलेक्शन एंड मेजरमेंट, लैक ऑफ सेंट्रलाइजेशन डेटाबेस टू ट्रैक नॉलेज रिलेटेड आउटपुट्स लाइक पेटेंट, रिसर्च, पब्लिकेशन, कितने हैं ये भी पता नहीं चल पाता। ओके, जैसे कि हमने ही जो है नॉलेज के लिए, आपने देखा है कि पॉलिटी की एक हैंडबुक मार्केट में क्या की है, लॉन्च की है। ओके, तो वो भी जो है यहाँ पर बेनिफिट हो रहा है, हर चीज हो रही है, लेकिन यहाँ पर डेटा कलेक्शन ऐसा नहीं है कि किसी ने क्या क्या किया कर रखा है। ओके, क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी डिबेट, अब ये है कि वॉल्यूम ऑफ रिसर्च पेपर्स, पेटेंट्स और एजुकेशनल डिग्रीज डज नॉट नेसेसरी इक्वेट विद मीनिंगफुल नॉलेज कंट्रीब्यूशन। सही बात है, जरूरी नहीं है किसी बीइंग एन इंजीनियर, जहां पे मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, IT इंडस्ट्री में वर्क कर रहा हूँ, और साथ में हम इस चीज की इतनी प्रिपरेशन की है साल दर साल, जब प्रीलिम्स दिए, मेंस दिए, तो उसके बाद जो वो नॉलेज आया, तो जरूरी नहीं है कि अगर मैं एक बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिकल दिखाऊं और तो उससे क्या ये नॉलेज यहाँ पर जस्टिफाई हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ये जो है अलग अलग चैलेंजेस है कि भाई आपने बाकी चीजें कहाँ से लेंगी, सिर्फ डिग्री से नहीं है कि भाई यू हैव गिवन द प्रीलिम्स, यू हैव गिवन द मेंस, यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर इट, तो ये भी तो एक नॉलेज है, इसको कहाँ पे आप लिखिएगा, ये कैसे बताइएगा कि भाई डिग्री ऑफ नॉलेज ये भी है। तो ये सब जो है यहाँ पर इसकी भी बात चल रही है कि आप सिर्फ एक बात कर रहे हैं कि क्वालिटी के भी जिस चीज की डिग्री की है उसी का करें, या फिर ये कि आपने और क्या क्या चीज पढ़ा है। इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट की भी बात की जाए, जो रिलेटिव, ये नेसेंट स्टेज में, बहुत ही अर्ली स्टेज में ना, बेबी स्टेज में बोला जाता है, ऑफ कन्वर्टिंग नॉलेज इनटू इकोनॉमिक वैल्यू थ्रू पेटेंट्स, स्टार्टअप एंड इनोवेशंस। ठीक है, तो काफी इनिशियल लेवल पे तो इसको बढ़ाने की भी बात की जा रही है। डिपॉजिट इंश्योरेंस की अगर बात की जाए, तो ये जो है आपका डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ये क्या है, स्टेब्लिश्ड ऑन January 1, 1962 अंडर द DIGCC
एक्ट 1961, ये याद रखना आपको, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीवियस पॉइंट ऑफ व्यू। ये होली ओन्ड सब्सिडरी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रीवियस पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। ओके, ये जो है गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग इंक्रीज द बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस अबव 5 लाख। अब क्या होता है, मान लीजिए कोई बैंक है, आपने यस बैंक के बारे में सुना, एकदम से डूब गया था। ओके, गवर्नमेंट ने आखिरी में सपोर्ट किया। अब इसमें तो करोड़ों रुपए होते होंगे। मानिए यहाँ पर 1 लाख लोगों का अकाउंट है, ठीक है, और इसके अंदर जो है सपोज जो भी अमाउंट है 1,000 करोड़ रुपए डिपॉजिटेड, फाइन। किसी एक इंसान ने इसमें 25 लाख डाल के रखे हुए, ठीक है, अक्सर तो इतना सेविंग में नहीं रहता है, बट कुछ कुछ ने जो है 3 लाख डाल के रखा है, कुछ ने 2 लाख डाल के रखा है, किसी ने 7 लाख डाल के रखा है। तो कहा कि अगर बैंक डूब भी गया, समझिए बात को, तो भी कम से कम हर डिपॉजिटर का 5 लाख रुपए तक जो है वो डिपॉजिट सेफ है। मतलब मैंने अगर यहाँ पे मानिए कहीं पर 8 लाख डाल दिया, वो बैंक ही डूब गया। ओके, मान लीजिए एचडीएफसी में डाल के रखा है, वही बैंक डूब गया, तो उसमें क्या होगा, 5 लाख तक का इंश्योरेंस कवर्ड है उस पैसे के अगेंस्ट, तो वो कम से कम मिल जाएगा। तो गवर्नमेंट का कहना है कि पहले तो ये और कम था, इसको बढ़ा के 5 लाख किया गया, कि और इसे बढ़ाया जाए, समझे, मे बी 7-10 लाख जो भी किया जाए। तो इससे क्या होगा कि अगर बैंक डूबती भी है तो इतना इंश्योरेंस कंपनी इसका पैसा देगी। तो उस इंश्योरेंस कंपनी को क्या है, पर 100 रुपीज या पर 1000 रुपीज या पर लाख रुपीज के हिसाब से जो है बैंक उनको उन पे क्या करती है, पैसा देती है। आप जैसे हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, आप कुछ भी एक्सीडेंट के लिए एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करा रहे हैं, आप कोई भी लाइफ इंश्योरेंस करवा रहे हैं, तो हम पे करते हैं ना इंश्योरेंस का, ये कि जरूरत पड़ेगा उससे आपसे प्रीमियम बनता है। सेम बैंक इनके लिए पैसा देती है कि भाई अगर हम कहीं डिफॉल्ट कर गए तो आप इनको दे देना, हमारी पूरी बदनामी ना होगी। ठीक है, और इनके लिए भी, और इसके लिए धक्का कौन मारता है, आरबीआई। वरना बैंक क्यों एक्स्ट्रा पैसा अपना दे पॉकेट का कि इंश्योर करने के लिए, तो बोलेगा हम ये पैसे को भी घुमाएंगे मार्केट में, ये पैसे भी मार्केट में घुमाएंगे, बैंक तो यही चाहेगा, और उससे और लोन देंगे और इंटरेस्ट कमाएंगे। बट आरबीआई यहाँ पे जो है बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी हथौड़ा मारता है कि यार नहीं, ऐसा करोगे तो आप सब बेसिक दिवालिया हो जाओगे, 8-10 ऐसे गलत लोन देके विजय माल्या टाइप को, और अपने आप को क्या बोलोगे कि भाई मैं तो बर्बाद हो गया, अब मेरे पास पैसा नहीं है, डिफॉल्ट कर गया। तो बाकी लोगों का क्या होगा, तो मुझे 5-5 लाख तक का ये हो जाए। अब मानिए अगर आप ही का अकाउंट है, आपने क्या किया, 5 लाख रुपए एक अकाउंट में डाले से एचडीएफसी, दूसरा 5 लाख एसबीआई, दोनों डूब गया, तो क्या 5-5 दोनों मिलेंगे, जी हाँ, 10 लाख मिल जाएंगे। तो इससे एक ये भी होता है कि आप ज्यादा अमाउंट एक में ना रखें, जो ना मेरा भी सजेशन होता है कि आप वो दो जगह उसे ये रखें। ओके, या फिर वो उसे कहीं शेयर मार्केट में अलग रखें, उसके बाद उसको पीएफ अकाउंट में अलग रखें, ईपीएफ में अलग रखें, ताकि एक अकाउंट के अंदर 5 लाख से ज्यादा कभी पड़ा ना रहे। ठीक है, तो एक ये आपको बता दिया, बाकी पैसा आप इन्वेस्ट करो। ओके, आई बात समझ में। तो ये चीजें हैं यहाँ पर, ये जो कि बात यहाँ पर ओवरऑल पूरे इसमें चल रही है। बाकी एक्सेप्शन दिया हुआ है, लैंड डेवलपमेंट बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये सबको। ओके, डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम जो है कंपलसरी है, एंड नो बैंक कैन विड्रॉ फ्रॉम इट, सबको करना ही करना है, बस लेकिन एक्सेप्शन इनको दिया हुआ है, लैंड डेवलपमेंट बैंक और एनबीएफसी को, ये सीधे प्रीलिम्स के लिए बन जाता है कि नहीं। ये सब चीजें आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है। न्यू हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड्स फॉर जीआई टैग्ड राइस। तो जो जीआई टैग, जो ज्योग्राफिक इंडिकेशन जो होता है, उसी की यहाँ पे बात चल रही है। इंडिया रिपोर्टेडली introduced new harmonized system code for GI tagged rice। ठीक है, आई बात समझ में। या फिर जीआई टैग राइस है, उसके लिए आप इंट्रोड्यूस किया न्यू हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड, एचएस कोड जो बोला जाता है। क्लियर, ये जो इसके लिए यहाँ पर किया हुआ है, जिससे क्या होगा, पॉसिबल हो पाएगा एक्सपोर्ट करना जीआई टैग्ड राइस विदाउट एनी प्रॉब्लम, और स्पेशल नोटिफिकेशन फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कि ऑलरेडी टैग्ड है, कोड उसको दे दिया है। अभी आप बासमती जैसे मान लीजिए खा ही रहे हैं, उसका कर दिए एचएस, वही सबसे नंबर 1 का है, HS01। एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, तो वो हमेशा होगा, हर बार ये बताने नहीं पड़ेगा कि ये वाला ये है, ये वाला वो है, ये वो वाला बासमती है। टैग दे दिया है, कोड मिल गया, उसके अकॉर्डिंग ये चीजें चलती रहेंगी, तो इससे एक्सपोर्ट पे हेल्प मिलेगा। ठीक है, ओवरऑल जो ये सेक्टर है वो, उसे फायदा होगा। तो 6 डिजिट कोड होता है, ठीक है, जो क्लासिफिकेशन एंड कमोडिटीज के हिसाब से होता है। कंट्री आर अलाउड टू ऐड लॉन्गर कोड्स फॉर द फर्स्ट 6 डिजिट फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन। जो चाहे वो बड़ा भी लंबा कोड रख सकते हैं, बट ठीक है, 6 का ही कोड रहेगा। आई बात समझ में। बाकी जो है हम जनवरी के इसमें जाके पढ़ सकते हैं, वहां पर आपको ये इसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा।
अगला आर्टिकल क्या है इसमें, ये एआई फॉर एंटरप्रेन्योरशिप माइक्रो लर्निंग मॉड्यूल, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने लॉन्च किया एआई फॉर एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, यहाँ पे लॉन्च किया है। आप देख सकते हैं कि अभी काफी ज्यादा वैसे भी इंडियन स्टार्टअप की किरकिरी हो रही है कि उनका बोलना है आप जोमेटो और ये सब चीजों को आप ला रहे हो, ये सिर्फ जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको आप एक खाना पहुंचाने के लिए, रईसों की तक पहुंचाने के लिए आप ये काम कर रहे हो, क्विक कॉमर्स, ये स्टार्टअप से कुछ वो होने नहीं वाला है फायदा। आप रिसर्च करिए, ये करिए, जैसे कि आपका जिस तरीके से चाइना यहाँ पे कर रहा है, आप हम अभी हर चीज एक्सपोर्ट ही इंपोर्ट ही कर रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज है और ये सब, तो आप सब उस पर वर्क करिए। तो ऐसा नहीं है कि ये जो स्टार्टअप्स है वो खराब है, डेफिनेटली दीज आर गुड्स, ये सब भी काफी अच्छे हैं, लेकिन साथ साथ हमें उस लाइन में भी जाना चाहिए। और जो अब हो चुके हैं ऑलरेडी स्टैब्लिश, वो बस प्रॉफिट मेकिंग के लिए एक जैसी चीजें नहीं बनाए कि अब एक फ्लिपकार्ट बन गया है, एक मिंत्रा बन गया है, अब एक नया आ रहा है वो भी एक वेबसाइट बना के कुछ स्टार्ट कर रहा है, उसमें पैसा फूकने से अच्छा है। और फिर आप वहां पे सब्सिडी दे रहे हो, मतलब ऑफर दे रहे हो, मेरे पास से लो, 70 रुपए का जो एक्चुअल सामान है वो 50 रुपए में लेंगे, लॉसिंग कर करके आपको देंगे ताकि फेमस हो पाए, ये सब चीजें नहीं करती है। ठीक है, कुछ बढ़िया अच्छा स्टार्टअप करें। ई श्रम तो ऐसा वहां पे कहा गया है, तो इसलिए ये सब चीजें वहां पे लॉन्च की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग 1 लाख यूथ को 2025 तक क्या है, इक्विप्ड विद दिस एसेंशियल स्किल्स। तो ये सब जो स्किल्स हैं जो कि एआई पावर्ड के थ्रू सिखाए जाएंगे एज पर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, उसके बारे में ये आर्टिकल। ई श्रम माइक्रोसाइट्स एंड ऑक्यूपेशनल शॉर्टेज इंडेक्स, ओएसआई, ये जो है आपका लेबर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा है, लॉन्च्ड the state and union territory microsites under the e-shram initiative and occupational shortage index। ठीक है, ये क्या अबाउट ई श्रम माइक्रोसाइट्स, स्टेट स्पेसिफिक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स सीमलेसली इंटीग्रेटेड विद द नेशनल ई श्रम डेटाबेस। ओके, नेशनल ई श्रम डेटाबेस जो है इसके साथ क्या इसे इंटीग्रेट किया गया। ठीक है, ई श्रम, श्रम क्या, जो हम मेहनत करते हैं, मजदूरी करता है, ई श्रम, ठीक है, डेटाबेस। बेनिफिट क्या है कि रेडी टू यूज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल टाइम डेटा एनालिटिक्स डैशबोर्ड, सब कुछ वहां पे मिल जाएगा भाई, कौन कहाँ क्या काम कर रहा है नहीं कर रहा है, मल्टीलिंगुअल फैसिलिटी है, जो जहाँ पे काम कर रहे हैं, जिस लैंग्वेज में काम कर रहे हो उस लैंग्वेज में उन्हें समझ में आए, तो ये जो चीजें हैं, इससे डिमांड सप्लाई गैप पता चल जाएगी। अच्छा, इस एरिया में ये मिस्त्री ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो इधर से उधर अगर माइग्रेट हो पाए तो बढ़िया है। ये सारी चीजें जो है वो वहां पर हो पाएगा। ट्रैक जॉब शॉर्टेज इन हाई डिमांड सेक्टर्स, कि भाई यहाँ पे ज्यादा है तो आप वहां पे स्किल करियर, वहां पे आपको जॉब तुरंत मिल जाएगी। सपोर्ट्स वर्कफोर्स प्लानिंग एंड स्किल डेवलपमेंट एक्सेट्रा। ओके, अब देखेंगे इसके बाद टाइम यूज सर्वे, TUS, ये क्या है, आपका एनएसओ के द्वारा, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, इनने क्या किया, रिलीज किया है सेकेंड टाइम यूज सर्वे फॉर द ईयर 2024। इसका मेन जो है, इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर मेजरिंग टाइम डिस्पोजिशन बाय द पॉपुलेशन ऑन डिफरेंट एक्टिविटीज, किस किस में करते हैं, टू मेजर पार्टिसिपेशन ऑफ मेन एंड वुमेन इन पेड एंड अनपेड एक्टिविटीज। ठीक है, की फाइंडिंग, इंक्रीज इन वुमेन पार्टिसिपेशन इन एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड एक्टिविटी, तो ये हो गया पेड एक्टिविटी। there is increased acknowledgement of केयर गिविंग एक्टिविटी रिगार्डलेस ऑफ जेंडर विद इन इंडियन फैमिली। तो यहाँ पर जो है एक्नॉलेज किया है कि आप यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है केयर गिविंग एक्टिविटी, कि भाई केयर करना, बच्चों का केयर करना, पेरेंट्स का केयर करना, ये सब केयर। तो यहाँ पे जेंडर कोई भी हो, मतलब लड़का भी है तो भी हेल्प कर रहा है, लड़की है तो भी कर रही है, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ ये जेंडर की चीजें आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, एक्टिविटी में इंक्रीज दिखेगा कि हर कोई यहाँ पर कर रहा है। अच्छी अच्छी बात है। टाइम स्पेंट इन कल्चर, लेजर, मास मीडिया एंड स्पोर्ट्स प्रैक्टिस हैज इंक्रीज इन बोथ मेन एंड वुमेन। हर जगह है, मोबाइल है, टिकटॉक देख रहे हैं, टाइम पर टाइम पास कर रहे हैं, नहीं करना है तो ये जो टाइम आपको कहाँ स्टडी और लेजर को अच्छी चीजों में देना है, स्पोर्ट्स खेलना है, तो बस वहां पे ये करें। ओके, तो ये जो चीजें यहाँ पे छोटा सा डिटेल्स यहाँ पर आया था। अब हर जगह आप देखिएगा इस तरीके से सर्वे होते चले जाएंगे। एफडीआई लिमिट हाइट इन इंश्योरेंस सेक्टर, ये वो जो है लिमिट जो है आपका 70, ये अनाउंस प्रपोजल टू रेज एफडीआई लिमिट इन इंश्योरेंस सेक्टर फ्रॉम 74 टू 100%। मतलब कि सीधे फॉरेन से जो है यहाँ पर आके इंश्योरेंस चला सकते हैं। पहले 74% था, मतलब कि भाई आप 74% तक स्टेक आप रखिए, लेकिन कम से कम आपको जो बचे वो 36% स्टेक किसी इंडियन को देने पड़े, कि भाई टाटा के साथ कोलैब कर लें, किसी के साथ कर लें, आप समझ रहे हैं बात को। तो LIC के साथ करें, किसी के साथ करें, लेकिन ये 74% तक आपका रहेगा।
ऑटोमेटिक आप आ जाइएगा, लेकिन अब उसको 100% तक कहने की बात की जा रही है। ओके, सिग्निफिकेंस क्या होगा? हायर इन्वेस्टमेंट, ज्यादा लोग आएंगे यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। इनहेंस कंपटीशन, कंपटीशन बढ़ेगा क्योंकि अब एलआईसी से लेके बाकी भी कंपनियां काफी अच्छी होगी, टाटा एआईजी से लेके बहुत सारी। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा, इंप्रूव पेनिट्रेशन होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चीज पहुंचे। टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम जो है 7.7 था FY 24 में, जो कि 11.2 लाख करोड़ के आसपास है। पेनिट्रेशन जो है डिक्लाइंड फ्रॉम 4% इन 23 टू 3.7 इन 24। तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को यहाँ पे बढ़ाने की बात की जा रही है। डेंसिटी की जरूर बढ़ा है, 92 USD था, वो 95 हुआ है। तो ये हल्की सी जो स्टैट्स है आप एक जगह पे नोट कर लें, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आउट ऑफ 25 वर्ल्ड टॉप इंश्योरेंस फर्म, 20 आर नॉट प्रेजेंट इन इंडिया। आप समझ सकते हैं कि एलआईसी और ये सब तो ज्यादा चल रहा था, अब वो टॉप फर्म्स आ गई, अभी 100% दे दिया, तो ये काफी ज्यादा जो है, क्योंकि अब जागरूकता भी बढ़ गई है लोगों के बीच में, क्या इंश्योरेंस करवाना जरूरी है। ठीक है, तो इसीलिए अब वो सेक्टर्स जो है यहाँ पर आ सकता है। इनहेंस सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन 2.0 सिस्टम, ये जो है सिग्निफिकेंट अपग्रेड है टू सिंपली द सर्टिफिकेशन प्रोसेस फॉर एक्सपोर्टर्स एंड इनहेंस ट्रेड एफिशिएंसी। ठीक है, इनहेंस करना ट्रेड एफिशिएंसी को, ठीक है, बाय सिग्निफिकेंट अपग्रेड जो करने की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात की जा रही है, इनहेंस सर्टिफिकेशन ऑफ ओरिजिन सिस्टम, जिसमें कि डायरेक्टोरेट जनरल जो होंगे फॉरेन ट्रेड के, उन्होंने लॉन्च किया है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, कि आप अच्छे तरीके से एक्सपोर्टर्स और ये जो ट्रेड एफिशिएंसी बढ़ा के अपना काम कर सके। सपोर्ट आधार बेस्ड ई साइनिंग अलोंगसाइड डिजिटल सिग्नेचर टोकन। यहाँ पर वही आप साइन करने के लिए आखिर आपको आधार नंबर देना पड़ेगा, ये सब देना पड़ेगा, उसके बाद जो है यहाँ पर ये आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, इसके बाद अगर देखा जाए सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, इट इज अ डॉक्यूमेंट यूज्ड इन इंटरनेशनल ट्रेड टू सर्टिफाई दैट द गुड्स बीइंग एक्सपोर्टेड ओरिजिनेटेड इन अ स्पेसिफिक कंट्री। मतलब ये पता होना चाहिए कि भाई बन के कहाँ से आया है, कि भाई मेड इन चाइना है, हो सकता है कि चाइना में बना, वियतनाम में जाके पैकिंग हुई और इंडिया में आके बिक गया, और हम सोच रहे हैं कि या फिर जापान में गई पैकिंग हुई और यहाँ पे आके हमें लग रहा है मेड इन जापान है, हम ये सोच के खरीद रहे हैं, बट एक्चुअली तो वो चाइना का पैकिंग यही हुई थी। ये चीज नहीं होनी चाहिए, इसलिए पहले क्लियर रहे कि जहां से ओरिजिनेट हो रहा है वहीं का नाम आएगा, कि भाई तो हम इंडियंस लेना चाहे या ना लेना चाहे वहां पर। ठीक है, तो ये सब वर्ल्ड वाइड ये प्रैक्टिस की जा रही है। टनेज टैक्स स्कीम, ये जो बजट 25-26 में आया है, हैज एक्सपांडेड द टनेज टैक्स स्कीम। इसमें क्या हुआ, स्कीम वाज प्रीवियसली अवेलेबल टू सी गोइंग शिप्स, सिर्फ वहीं पे था, ओके, टन के हिसाब से, ठीक है, टैक्स लग रहा था। नाउ इट इज अवेलेबल टू इनलैंड वेजल्स रजिस्टर्ड अंडर इंडियन वेजल एक्ट 2021 टू प्रमोट वाटर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट वगैरह हो सके। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग नाउ पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। ओके, चलेगा, तो आई बात समझ में, ये आपका इंडियन वेसल एक्ट में जो है इनलैंड वेसल्स के लिए भी हो गया है टनेज टैक्स स्कीम। क्लियर, याद रखेंगे। आरबीआई कट रेपो रेट, आरबीआई ने क्या किया, कट किया है रेपो रेट बाई 25 बेसिक पॉइंट्स टू 6.25%। ठीक है, तो ये रेपो रेट जो है 6.25% यहाँ पर किया गया है। हम हर बार देखते हैं कि हमारा इन्फ्लेशन टारगेट जो है वो 4+-2 है, 4+-2 है। इसे बहुत अच्छे से इकोनॉमिक्स में आपको ऑलरेडी जो फाउंडेशन बैच जो है आशा बैच हमारा, उसमें बता चुके हैं कि 4+-2 क्यों है। इंडिया ने ये रखा है, बाकी कंट्री का भी क्या सेम ही होगा, क्या पूरी दुनिया सेम रखती है? इस पे हमने बहुत इंडेप्थ एनालिसिस किया है ना आशा बैच में, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं ना। जस्ट देखिए, जहाँ पे लाखों की फीस रहती है, वो जहाँ पे 1-to-1 मेंटरशिप नहीं मिल पाता, वहां पे जस्ट तो यहाँ पे जो है आपको 1-to-1 मेंटरशिप भी मिल रहा है, साथ में जो है कंप्लीट प्रीलिम्स प्लस मेंस सिर्फ अभी अगर रजिस्टर करते हैं तो 4,999 रुपीज में हो जाएगा फॉर 2026। ये इतना कम अमाउंट है। द रीजन बीइंग कि यहाँ पे सब क्वालिटी में पहुंच जाए, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं परेशान हो जाते हैं कि यार कैसे करें, क्या करें, समझ नहीं आ रहा है। कुछ लोग होते हैं ऑलरेडी 2-2 लाख रुपए फंसा चुके होते हैं, डबल से हिम्मत नहीं होती है कि कहीं तो मेंटरशिप मिल जाए, कहीं तो फिर से वो प्रॉपर चैनल में चल पाए। तो ये सब कुछ जो है हर कोई एस्पिरेंट जो है यहाँ पर ये निश्चिंत होकर ज्वाइन कर सकता है। आप चाहे कॉलेज में हो, चाहे आप पास आउट हो, चाहे आप कहीं हो, आपको यहाँ पे मेंटरशिप के साथ साथ जो है कंप्लीट यहाँ पे चीजें करा दी जाएंगी। ठीक है, तो ये सब कुछ जो है यहाँ पे बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया गया है। ओके, जीरो से कम करिएगा तो भी इश्यू है, ज्यादा इन्फ्लेशन है उसमें भी इश्यूज है, तो ये सब अगर आपको वैसे भी, लेकिन ये सवाल कहीं कोई नहीं पढ़ाता कि 4+-2 ही क्यों, भाई -2 से +6 क्यों नहीं, -6 से +6 क्यों नहीं? क्या इंडिया ही यही रहेगा? क्या चाइना में कुछ और होगा? क्या अमेरिका भी इसी रेट पे चलता होगा?
तो बहुत सारे सवाल के जवाब वहां पे आपको अलग से ही दिए हुए हैं। अब देखिए अदर इंपॉर्टेंट डिसीजन की बात की जाए तो टू कंटिन्यू न्यूट्रल मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंड। ओके, कि न्यूट्रल मॉनेटरी पॉलिटी स्टैंड रहेगा बेस्ड ऑन प्रिवेलिंग इकोनॉमिक कंडीशन, जैसे इकोनॉमिक कंडीशन उस हिसाब से हम डिसीजन लेते रहेंगे। कहना जीडीपी ग्रोथ जो है ये 6.7 के आसपास रहने का अनुमान है। ओके, बाकी कोर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड टू राइज बट रिमेन मॉडरेट रहेगा। कोर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, कोर इन्फ्लेशन का मतलब कितना क्या हो गया आपका, इलेक्ट्रिसिटी, आपका स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर, ये सब जो इंडस्ट्रीज है वो कोर इंडस्ट्रीज है। वहां इन्फ्लेशन आएगा बट मॉडरेट रहेगा, बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, यही यहाँ पर बात चल रही है। क्लियर? ओके, ठीक है। लिक ये जो है आपका लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ये क्या है? इट इज अ मॉनेटरी पॉलिसी टूल यूज्ड बाय सेंट्रल बैंक टू मैनेज लिक्विडिटी। सेंट्रल बैंक के द्वारा कि लिक्विडिटी को मैनेज कर सके। इट इंक्लूड्स रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट्स। ठीक है, ये सब वैसे भी आपके फाउंडेशन बैच में सब कंप्लीट होता ही है, लेकिन यहां भी चलिए कर लेते हैं। दी रेपो रेट इज द इंटरेस्ट रेट एट विच द सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू बैंक। जो सेंट्रल बैंक है वो बैंक को पैसा देगा। ठीक है, जब उसके पास पैसे की जरूरत कमी हो गई, मान लीजिए आज आज बैंक था, बैंक के पास 100 करोड़ रुपए थे। ठीक है, एकदम से कोई बड़ी पार्टी आई, उसको 110 करोड़ रुपए चाहिए थे। तो अब 10 करोड़ रुपए का जो है फंड अगर तुरंत ले ले, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, और कल फिर बैंक के पास पैसा नहीं बना तो वो उसे चुका देगा कल या परसों तक, तो वो बीच में जो लिक्विडिटी ट्रैप हो जाता है, नहीं रहता, उसका जो एडजस्टमेंट फैसिलिटी है वही लैफ कहते हैं। ठीक है, while the repo rate is the rate at which bank can park their surplus fund with the central bank। रिवर्स रेपो में क्या होता है कि अभी ज्यादा है, मान लीजिए 100 करोड़ था, 90 करोड़ ही आज घुमा पाए लोन में। ठीक है, 10 करोड़ बच गया तो उसको वहां पे डाल देंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। ठीक है, अपना सरप्लस एक दिन के लिए, तो उसमें कुछ इंटरेस्ट तो मिल जाएगा, कुछ पैसा बढ़ के मिलेगा। समझे? तो ये चीजें होती है, वो कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। आई बात समझ में? ओके, 11th क्या है आर्टिकल, क्या बात कर रहा है? ये रेगुलेशन ऑफ पेमेंट सिस्टम इन इंडिया। यहाँ पर जो है ये आरबीआई करता है, रिलीज किया पेमेंट सिस्टम रिपोर्ट दिसंबर 2024 में। ये बाई एनुअल रिपोर्ट है, 2 साल में एक बार आता है, क्योंकि एनालिसिस ट्रेंड इन पेमेंट ट्रांजेक्शन कैरिड आउट यूजिंग डिफरेंट पेमेंट सिस्टम इन द लास्ट 5 years। ठीक है, इसमें सबकी बात कर रहा है जो जो पेमेंट सिस्टम्स वगैरह यूज हुए हैं। अब देख सकते हैं आप, आरटीजीएस, नेफ्ट, आईएमपीएस, यूपीआई, तो सब कुछ यहाँ पर दिया है, जिसमें कि यूपीआई जो है, वॉल्यूम ऑफ यूपीआई जो है लगभग 74% है, सबसे ज्यादा यूपीआई यूज होता है। आई बात समझ में? सबसे ज्यादा जो है यूपीआई होता है। 2013 में देर बार 222 करोड़ डिजिटल ट्रांजेक्शन वैल्यूड ₹772 लाख। ठीक है, इट हैज इंक्रीज 94 टाइम्स। अब समझिए, यहां से अभी 2013 से अभी की बात की जाए 24 की, तो 94 टाइम्स से बढ़ा है। अभी 3.5 टाइम्स इन वैल्यू इन CY 24। तो ये भी जो है लगभग बढ़ के, और वैल्यू अब छोटे छोटे वैल्यू क्यों नहीं लगे, अब 10 रुपए का भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, 20 भी कर रहे हैं, तो ये जो है 3.5 टाइम्स वैल्यू में बढ़ा है, लेकिन छोटे छोटे ट्रांजेक्शन भी लोगों का विश्वास हो गया इस चीजों में। ठीक है, तो ये इसी की यहाँ पर ये बात चल रही है, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। बाकी पेमेंट सिस्टम जो है मैकेनिज्म है established to facilitate the clearing and settlement of monetary and other financial transactions। ओके, डिजिटल पेमेंट की अगर हम बात करें, इंडेक्स टीपीआई की, रिजर्व बैंक जो है ये अगेन इंपॉर्टेंट है। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो पब्लिश करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। ठीक है, याद रखना है कौन करता है? आरबीआई करता है। ये सब सीधे प्रीलिम्स में पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? कैप्चर द एक्सटेंट ऑफ डिजिटलाइजेशन ऑफ पेमेंट सिस्टम एंड मेजर द एडॉप्शन ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, ताकि एडॉप्शन कर सके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, इसलिए किया जाता है। अभी बैंक में भीड़ कम होगी, आराम से आप घर में बैठ के चीजें कर सकते हैं, और एक बार जब ऑनलाइन सेटअप बन गया तो जितने भी लोग करें, मेन तो सेटअप बनाने का खर्चा है, इंजीनियर्स जो बना रहे हैं, ऐप बना रहे हैं, उसके बाद तो बस वो सर्वर्स का कॉस्ट बढ़ेगा, या जितने भी ये कि कितना यूजर पर मिनट पर सेकंड यूज कर सकता है। बट मेजर तो यहाँ पे जो है कॉस्टिंग के बाद, जैसे ज्यादा यूजर्स बढ़ते हैं कॉस्टिंग कम होती चली जाती है, इसलिए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बढ़ाने की बात की जा रही है। पैरामीटर्स जो है, पेमेंट इनेबलर, फिर जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिमांड साइड फैक्टर्स, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, सप्लाई साइड फैक्टर्स, पेमेंट परफॉर्मेंस कैसा है, कंज्यूमर सेंट्रिसिटी कैसी है, ये सब कुछ जो है यहाँ पे पेमेंट डिजिटल पेमेंट इंडेक्स में आता है। ओके, अगला देखेंगे आर्टिकल, ये मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम सब कुछ कवर कर रहे हैं, कोई आर्टिकल स्किप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो भी है तो वो हम देखते हैं। सेबी जो है इशू करता है गाइडलाइन फॉर द इवेल्युएशन ऑफ
performance of statutory committee of market infrastructure institution. Okay. Under the guideline, MII are required to appoint an independent एक्सटर्नल एजेंसी टू इवेल्युएट देयर परफॉर्मेंस। तो एक्सटर्नल एजेंसी जो कि आपका इवेल्युएट करेगा परफॉर्मेंस को। ओके, तो एक्सटर्नल एजेंसी इसलिए रखी जाती है कि आपका खुद में क्या है नहीं है, वो एक्सटर्नल एजेंसी जो है 10 सेम जो है आपका हर जगह सेम पैरामीटर पे चेक करेगी हर एक को, और बताएगी ये इससे बेटर है, ये इससे बेटर है, ये इससे बेटर है। इसलिए यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस रहता है। ठीक है, इसके बाद अगर देखा जाए तो ये रेगुलेट किसके द्वारा किया था, सेबी के द्वारा, वो वहां पे आपको याद रख लेंगे। एल्गोरिथम ट्रेडिंग जो होता है, ये प्रपोज रिटेल एर्गो ट्रेडिंग फ्रेमवर्क, इसमें क्या है, ऑटोमेट्स बाय और सेल ऑर्डर यूजिंग प्रीसेट कंडीशन। ये पहले ही हम बता देते हैं कि भाई इतना हो गया तो खरीद लो, इतना हो गया तो बेच लो, ये प्रीसेट कंडीशंस। ठीक है, फॉर प्रिसाइज एग्जीक्यूशन, कितने में वो एग्जीक्यूट हो जाए। इसके बाद देखा जाए, ओनली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वर अलाउड टू यूज इट वाया डायरेक्ट मार्केट एक्सेस। तो सिर्फ इन्हीं दिया गया है, यहाँ पे आप याद रखेंगे। व्हाइट बॉक्स क्या होता है, लॉजिक इज डिस्क्लोज्ड एंड रेप्लीकेबल, लाइक एग्जीक्यूशन अलॉग्स की किस तरीके से होगा, क्या लॉजिक है, इतना मार्केट गिरा, ये इतने परसेंटेज, ये हुआ वो हुआ, वो जो भी लॉजिक है वो अगर दिया हुआ है तो वो व्हाइट बॉक्स। ब्लैक बॉक्स में है वेयर द लॉजिक इज नॉट नोन टू द यूजर एंड इज नॉट रेप्लीकेबल। समझ, आप ये नहीं कर सकते कि अलग अलग उस पर ये कर ले कि हाँ भाई यहाँ पे ये लॉजिक है तो सेम सेम से मैं बाकी शेयर्स पे लगा दो। तो ये है व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स। आई बात समझ में। बाकी ये जो है एल्गो प्रोवाइडर्स है आर नॉट रेगुलेटेड बाय सेबी, सेबी नहीं रेगुलेट करते हैं, बट मस्ट रजिस्टर एंड एक्सचेंज एंड पार्टनर विद अ ब्रोकर टू सेल एल्गोस। तो ये जो भी एल्गोरिथम्स है, ये करने के लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, बट सेबी इसमें डायरेक्ट रेगुलेट नहीं करता है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पोटैश की अगर बात की जाए तो पोटेशियम जो है काफी इंपॉर्टेंट है ना। पोटैश माइनिंग की बात चल रही है पंजाब, फजिल्का, श्री मुक्ता साहिब डिस्ट्रिक्ट में। ओके, ये क्या है, पोटेशियम की अगर बात की जाए तो हमारे ब्लड में भी पोटेशियम रहता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है फिर ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम क्रॉप प्रोडक्शन की बात करें, इंक्रीज रेजिस्टेंस टू डिजीज एंड लो टेम्परेचर। ठीक है, ये फायदा है। ये इंक्रीज प्लांट विगर, इसेंशियल इन शुगर एंड स्टार्च फॉर्मेशन। तो ये विटामिन के ये सब काफी फायदे हैं। ठीक है, नोन एज क्वालिटी न्यूट्रिएंट, काफी क्वालिटी न्यूट्रिएंट है, काफी इंपॉर्टेंट है आपका। के इम्प्रूव हेल्दी रूट सिस्टम, तो ये सब कुछ जो है यहाँ पर करता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ये बात कर रही है कि न्यूट्रिशन जो है 4:2:1 पे होना चाहिए, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम। ठीक है, ये सब जो है आप हल्का सा याद रखेंगे कि रेशियो वगैरह जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इट इज 100% इंडिजिनियस फर्टिलाइजर। ठीक है, अगर हम बात करें, पोटेश डिराइव फ्रॉम मोलासिस, ये 100% इंडिजिनियस फर्टिलाइजर है विद न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। डिपॉजिट की बात की जाए पोटैश की 89% सिर्फ राजस्थान में मिल जाते हैं, बाकी 5-4% जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। इंपोर्ट की बात की जाए, इंडिया मीट्स 100% ऑफ पोटैश रिक्वायरमेंट थ्रू इंपोर्ट। ठीक है, तो 100%, अब 89% यहाँ है बट उतना ज्यादा आप निकाल नहीं पा रहे हैं, तो ये भी एक दिक्कत है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो आफ्टर चाइना, इंडिया हैज बिकम वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर कंट्री बन गया है, फॉलोड बाय वियतनाम, थर्ड पे वियतनाम है। 99.2% जो मोबाइल फोन है सोल्ड इन इंडिया और मेड इन इंडिया, बहुत बड़ी बात हो गई है ये। इंपोर्ट बहुत ही कम हो रहा है, चाहे कोई भी कंपनी का क्यों ना। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूट 43% ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन। ठीक है, तो 43% प्रोडक्शन, तो एक्सपोर्ट भी यहाँ से होने लग गया है इसीलिए। ठीक है, India's electronic sector has experienced rapid growth, reaching $155 billion in FY23। ठीक है, फाइनेंशियल 23 की बात की जा रही है। प्रोडक्शन नियरली डबल्ड फ्रॉम 48 बिलियन जो कि 17 में था से 101 FY23। तो काफी अच्छा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि ये चीज है। इंडिया जो इलेक्ट्रॉनिक्स में अब बिकम द कंट्रीज फिफ्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्ट कमोडिटी, बट इंडिया रिप्रेजेंट लेस देन 1% ऑफ ग्लोबल शेयर। ग्लोबल शेयर में 1% से भी कम है, बट अभी फिफ्थ लार्जेस्ट है, और बढ़ना अभी जरूरी है। चाइना जो है बहुत मेजर यहाँ पे लेके रखा, चाइना हो गया, यूएसए हो गया, ये सब। यूनियन बजट की अगर बात की जाए तो टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन चैलेंज मोड, ये क्या है, विल डेवलप इन पार्टनरशिप विद स्टेट टू एलिवेट टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर, इंप्रूव ईज ऑफ ट्रैवल, ये सब चीज को जो बेहतर करने की बात की जा रही है, ये इस बजट में यहाँ पर बोला गया है। ज्ञान भारतम मिशन, डॉक्यूमेंटेशन करो, सब करो, कंजर्व करो आपके मैन्युस्क्रिप्ट को, जो लिखा हुआ है वो सब। ठीक है,
जैसे हम देखते हैं पाली लैंग्वेज, प्राकृत लैंग्वेज, बाकी बहुत हार्डली अब कहीं कोई यूज कर रहा था। ये सब चीज जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, इसे सेव करके रखना बहुत जरूरी है। ठीक है। टूरिज्म की बात की जाए तो 5% जो जीडीपी जो है कंट्री की, टूरिज्म सेक्टर के थ्रू आ रही है। 7.6 करोड़ जॉब्स क्रिएट कर रहा है। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। इंडिया रिसीव करता है 1.8% ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म रिसिप्ट, और 14th है वर्ल्ड वाइड। इसमें भी और सुधार इसी बहाने होगा जब आप इस इंफ्रास्ट्रक्चर को और अच्छा करते चले जाओ। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की जाए, स्वदेश दर्शन, ठीक है, प्रसाद, उड़ान फॉर रीजनल कनेक्टिविटी, सब कुछ रहे। फॉरेनर्स आएंगे तो सब ये रहना चाहिए, कनेक्टिविटी से लेकर सब कुछ। तो हर एक चीज जो है टूरिज्म को फायदा दे रही है। ठीक है। स्मार्ट विलेज सेंटर की अगर बात की जाए तो ये जो है आपका मंदोरा हरियाणा में। ठीक है। डेवलप अंडर एजिस ऑफ ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, इसके जो अंडर है ये डेवलप किया गया है। ठीक है। इनिशिएटिव क्या क्या है रूरल एरिया को ये करने के लिए, ये सब हम देखते हैं। ईस्टर्न पोर्टल, नेशनल ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क हर जगह हर गांव में पहुंचाया गया 2.5 लाख पंचायत में, ताकि इंटरनेट ब्रॉडबैंड रहे, कनेक्टिविटी रहे। ठीक है। तो ये सब चीज जो यहाँ पर किया जा रहा है कि वो भी डिजिटली कनेक्टेड रहे। डिजिटल लैंड रिफॉर्म्स लाए गए कि मॉडर्नाइज किया जाए वहां पे, ये भाई हर चीज डिजिटली रजिस्टर्ड हो। ओके। अदरवाइज वही होता था कि एक ही जमीन 4 जगह बिक रही है, रिकॉर्ड्स मैनुअल है। तो वो सब चीज को भी जो है यहाँ पर ओवरकम करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है। लॉन्ग टर्म टेक सपोर्ट एट पंचायत लेवल, 15 to 20 विलेजर्स विथ 12 टेक्नोलॉजी स्टैक इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर एंड वेस्ट मैनेजमेंट। हर चीज में यहाँ पर ये चीज दी जा रही है। ठीक है। वहाँ के युवाओं को भी सिखाया जा रहा है कि कैसे करें, ताकि वो भी जो है फिर अपने बाकी गांव के लोगों को वो चीजों को सिखा सके। तो ये सब कुछ जो है यहाँ पर आएगा। इसके बाद देखेंगे हम स्वरेल एप्लीकेशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेल के द्वारा ना, जो स्वरेल प्रोनाउंसिएशन क्लियर कर लेगा वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। सुपर ऐप है, वन स्टेप स्टेप स्टॉप सॉल्यूशन है टू स्ट्रीमलाइन वेरियस रेलवे सर्विसेज, कि रिजर्व टिकट बुकिंग, अनरिजर्व टिकट बुकिंग, प्लेटफॉर्म टिकट, सब कुछ यहाँ पर हो जाएगा। की फोकस है ऐप का कि इनहेंसिंग यूजर एक्सपीरियंस, सीमलेस एंड क्लीन यूजर इंटरफेस, कि बहुत आसानी से सब कुछ हो जाए। डेवलप्ड बाय सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो है आपका क्रिस के द्वारा ये बनाया गया है। ठीक है। बाकी ये जो मैगजीन जो है जनवरी में, वहां पे कुछ गलती हो गई थी। टाइटल रुपी डेप्रिसिएशन, इट वाज इनकरेक्टली मेंशन दैट करेंटली इंडिया फॉलो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट विद ओकेजनल आरबीआई इंटरवेंशन व्हेन नेसेसरी। करेक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है कि करेंटली इंडिया फॉलो मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ठीक है। तो मैनेज्ड वर्ड याद रखिए, मैनेज फ्लोटिंग है, ना कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ओके। तो ये छोटी छोटी चीजें गलतियां हर जगह हो जाती है, विजन में अच्छी चीजों को करेक्ट करके आ जाता है। ठीक है। लेके बता देता है कि भाई यहाँ कहीं गलती हुई थी। आरबीआई एक्टिवली ट्रेड्स ऑन द मार्केट विद स्टेटेड गोल ऑफ कंटेनिंग वॉलेटिलिटी एंड इन्फ्लुएंस द एक्सचेंज रेट। तो जो भी आरबीआई एक्टिवली ट्रेड करता है मार्केट में ना, इस तरीके से कि जो भी वॉलेटिलिटी रहे होती रहे वो उसको वहां पर कैप्चर कर सके। कैसे कि अगर मान लीजिए रुपए बहुत गिर रहा है, एक तो ये भी एक चीज हो गई। अगर रुपए बहुत गिर रहा है तो वैसे में क्या करेगा, मार्केट में डॉलर बेच के जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व रहता है वो रुपए खरीद लेगा। जैसे रुपए का वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो वैल्यू अप्रिशिएट करेगी। इस तरीके से जो सब काम करते रहता है। ठीक है। आई बात समझ में? ओके। चलिए, तो ये जो है हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो सिक्योरिटी और बाकी पार्ट सब कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।